हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो थैंक यू सो मच। कल वाला वीडियो के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस आया एंड बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि सर जितने भी रिसेंट बीपीएससी के एग्जामिनेशन हुए उसके सवाल करा दो। सो बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर ऑफिसर का एक एग्जाम हुआ था 2025 में हुआ था, अप्रैल मई जून के आसपास हुआ था। सो ये डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन हुआ था, तो जनरली टेलीग्राम पे ये पेपर नहीं आया था, बट थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ शिवम उन्होंने ये ग्रुप पे कल ये पीडीएफ डाल दिया था। और इसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, साइंस के हम करेंगे, पॉलिटी करेंगे, हिस्ट्री करेंगे एंड इकोनॉमिक्स करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके साथ बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि अब डर लग रहा है, धीरे धीरे समय आ रहा है। तो मेरा सवाल यही है कि डर क्यों रहे हो? एग्जाम की तैयारी की हो ना, कुछ और चीज के लिए तैयारी तो नहीं की हो, या फिर कुछ जुर्म तो नहीं की हो ना। अच्छा नेक काम की हो, इसमें डर लगना ही नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि अपने यहाँ का संविधान, भारत का संविधान पढ़ा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना वो चीन का संविधान पूछ देंगे या चेकोस्लोवाकिया का संविधान पूछ देंगे। सवाल तो भारत के इतिहास से पूछेंगे, बुर्किना फासो के इतिहास से तो नहीं सवाल पूछेंगे। चीजें वही है, आप सिर्फ एक चीज को पकड़ो, पीवाईक्यू करो, और पीवाईक्यू मैं करवा रहा हूँ। जितने भी आयोग के सवाल आए सारा चीज हम लोग डिसाइफर कर रहे हैं। सवाल तो आयोग ही बना रहा ना, कोई रैंडम एक्स वाई जेड कोचिंग तो नहीं बना रहा, कोई रैंडम सवाल तो हम लोग नहीं दे रहे, सारे पीवाईक्यू कर रहे हैं। सवाल तो आएगा तो इसी से ही आएगा ना। सो हैव फेथ इन योर सेल्फ, पीवाईक्यू अच्छे से करो और स्टैटिक अच्छे से रिवाइज करो। लेट्स स्टार्ट। आज का पहला कोट यही है, आई नो यूर टायर्ड बट कम दिस इज अ वे। रूमी, बहुत बड़े फिलोसफर है रूमी, इनका यही कोट है। आप जहाँ पे भी जा रहे हो दैट इज द करेक्ट पाथ। ये हमारे हरिवंश राय बच्चन ने भी कहा था, आप जिस रास्ते को पकड़ लियो वही आपका सही पाथ है। आप वही रास्ते को पकड़ो, आगे बढ़ो, निरंतर अभ्यास करते रहो। यू विल गेट इनटू व्हाट यू आर इंटेंडेड टू गेट। चले स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल है। हिंदी में पहले पढ़ लेता हूँ। एक गर्म कमरे में ठंडे पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों बन जाती है? Why does a glass of cold water develop droplets on the outside in a warm room? समझ में आया? आपने देखा भी होगा कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स होता है, उसके बाहर में क्या होता है, थोड़ा सा लेयर जम जाता है। अच्छा ये तस्वीर भी होगा, हाँ ये देखिए आप तस्वीर, इस टाइप का बन जाता है। तो ये क्यों बनता है? सवाल में आते हैं। एसी वाला भी देखा होगा, अगर थर्ड एसी में ट्रैवल किया होगा, सेकंड एसी में किए होगे, तो बाहर से वो चीज आपको सुबह के टाइम पे देखते होगे, तो बाहर से आपको ओस टाइप का बूंद दिखता होगा। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, द ग्लास इज रिलीजिंग मॉइस्चर। क्या ग्लास कभी मॉइस्चर रिलीज कर सकता है? ऐसा तो नहीं करता है। वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस ऑन द कोल्ड सरफेस। कंडेंसेशन पता होना चाहिए क्या होता है, खैर मैं बताऊंगा। द ग्लास एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सराउंडिंग्स। भाई वाटर इज लीकिंग थ्रू द ग्लास, समझ रहे हो? ऑप्शन ना पुकी पुकी है। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ये आप बादल में भी देखते होगे। कंडेंसेशन में क्या होता है ना, जो गैस जो है हमारा वो कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। गैस किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। देखो होता क्या है, जो गैस है बहुत देर तक अपना होल्ड कर पाता है, बट कुछ देर के बाद होल्ड नहीं कर पाता, तो वो लिक्विड बन के गिर जाता है। पानी जो बारिश होता है वो भी सेम प्रोसेस से होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस से होता है। तो इसका वही चीज है, जो वाटर वेपर इन द एयर है, कंडेंसेस ऑन द कोल्ड सरफेस। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन अगर प्रोसेस याद आ गया तो आपको वेपोराइजेशन भी याद आना चाहिए। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन से खुद इन्वर्ट है ना। वेपोराइजेशन में क्या होता है, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप बॉईल करते हो वो कोई चीज को, तो वो गैस में हो गया, दैट इज द वेपोराइजेशन प्रोसेस। क्लियर हो गया? एयर के पास मॉइस्चर होता है ना, जैसे यहाँ पे देख लो, एयर के पास, यहाँ पे एयर के पास क्या है? मॉइस्चर है। एयर के पास मॉइस्चर है, जैसे उसे टकराएगा तो जो मॉइस्चर अपना है वो खो जाएगा, खो देगा, है ना, और ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन वेरी इंपॉर्टेंट, गैस जो है हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हमारा सतह पे क्या दिखता है? लिक्विड लिक्विड टाइप का ड्रॉपलेट्स दिखता है ड्यू टू कंडेंसेशन। मेन कीवर्ड ये था कंडेंसेशन। ये वाला मैंने आपको करवा भी रखा है, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है? थर्मल कंडक्शन। ये सारा चीज आपको मैंने करवा रखा है। तो इसका आंसर क्या है? बी, हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडी सतह पर संघनित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? आपको आइसबर्ग वाला चीज याद होगा, एक मीम भी चलता है, मीम का एक डायग्राम भी चलता है कि जो मैं बाहर दिख रहा हूँ वो वैसा हूँ नहीं, अंदर से मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। आइसबर्ग वाला ये एग्जाम्पल होता है। अब कह रहा है कि आइसबर्ग, आइस जो है वो फ्लोट क्यों कर लेता है पानी में? आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, ये वाला वैसे मैंने करवा भी रखा है। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है? सिंक और फ्लोट के बीच में डिफरेंस बताता है वो, कब सिंक करेगा कब फ्लोट करेगा। अब समझो, कोई चीज सिंक कब करता है? आप अगर जब यहाँ से छलांग मारते हो तो आप सिंक कर जाते हो, आप नहीं, मतलब कोई भी है ना सिंक कर जाता है। कल होना वाला, कल होना नहीं, कल होना प्यारे वाला मैंने एग्जांपल दिया था। इससे कंडीशन क्या होना चाहिए? डेंसिटी ऑफ बॉडी
शुड बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तब ये कंडीशन में सेटिस्फाई होगा और बॉडी जो है हमारा सिंक करेगा। वापस से समझो, जो बॉडी का डेंसिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देन इन दैट कंडीशन इट विल सिंक। बट फ्लोट कब करेगा? जब डेंसिटी ऑफ बॉडी, इसको रो से बोलते हैं ना, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तब ये फ्लोट करेगा। तो इसमें क्या है, व्हाई डज आइस फ्लोट इन वाटर? आइस इज हेवियर, आइस इज डेंसर, आइस इज लेस डेंस देन वाटर। अब इसी से आपको एग्जाम्पल आना चाहिए, क्या क्या आपको एग्जाम्पल आना चाहिए। आपको बताता हूँ, सिंपल नॉर्मल कंडीशन में जब होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जब एक इंसान यहाँ पे जंप करता है तो वो यहाँ पे सिंक सिंक कंडीशन में आ जाता है, सिंक हो जाता है। बट धीरे धीरे जब बॉडी डेड हो जाता है, सेकंड कंडीशन में जब बॉडी डेड हो जाता है, तो आप देखते हो कि ये फ्लोट करने लगता है, ऊपर आ जाता है ना, सरफेस पे आ जाता है। तो ये क्यों होता है, इसका आप कारण समझ में आता है क्यों होता है ये? देखो होता क्या है, जब ये बॉडी क्या कहते हैं, डेड बॉडी बन जाता है, तो इसके बाद क्या होता है ना, जो अंदर की बैक्टीरिया है ना वो एक्टिवेट होने लगता है। बैक्टीरिया अपने आप को खाने लगता है, जो अंदर हमारा किडनी में होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बैक्टीरिया होता है, वो अंदर का चीज़ को खाने लगता है। जिसके कारण से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और आपको याद होगा फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है, वॉल्यूम बढ़ गया डेंसिटी घट गया। अब डेंसिटी घट गया, अब मैंने ये कंडीशन कहाँ गया, डेंसिटी हमारा घट गया, तो ये क्या हो जाता है, फ्लोट करने लगता है। अब समझ में आया कि डेड बॉडी जो होता है वो फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम हो जाता है वाटर से, दैट इज द रीजन व्हाई इट फ्लोट्स। 3 सवाल ऐसे बनेगा, सारा चीज मैंने आपको क्लियर करा दिया। और इससे एक और फैक्ट्स भी याद कर सकते हो, आइस का डेंसिटी होता है 917 केजी पर मीटर क्यूब होता है, और इसका होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो समझ रहे हो, इसका आइस का कम है, इसीलिए दैट फ्लोट्स इन वाटर है, लेस डेंसिटी। इसका डेंसिटी क्या है, 917 है, इसका डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी कितना है, 1000 किलोमीटर पर क्यूब है। यही कारण से वो डेंस है, लेस डेंस इन वाटर, और वो फ्लोट करता है। पूरा पिक्चर क्लियर हुआ? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, व्हाई डू बबल्स फॉर्म इन वाटर व्हेन इट इज हीटेड? बबल क्यों फॉर्म होता है जब उसको अपन हीट करते हैं? सिंपल सवाल है, व्हाई डू, और हिंदी में देख लो, पानी गर्म करने पर उसमें बुलबुल क्यों बनने लगते हैं? देखो होता क्या है, H2O, पानी के अंदर भी कुछ कुछ कण होते हैं, ऑक्सीजन होगा, N2 होगा, और भी मिनरल्स होगा। तो जैसे आप उसको हीट करोगे, यहाँ से मान लो मैं हीट कर रहा हूँ, ये पानी है, तो ये बबल बबल टाइप का क्रिएट होगा। ऐसा क्यों होता है समझो, जब ये हम हीट कर रहे, पानी को हीट कर रहे, तो ये क्या जनरेट करेगा, एंट्रोपी। ये मैंने आपको बताया था, जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का एक सवाल है तो उसमें मैंने बताया था व्हाट इज एंट्रोपी। हिंदी वाले समझो, एंट्रोपी मतलब वो होता है ना, कोई चीज बहुत रैंडमनेस शो कर रहा है, रैंडमनेस। रैंडमनेस हिंदी में समझ रहे हो ना, चुलबुला कोई चीज है, बचपन में अपन चुलबुले थे बहुत, कुछ भी रैंडम चीज करते थे। तो जैसे आप पानी को उबालोगे, इंडक्शन में उबालते हो, या फिर किसमें क्या बोलते हैं वो, हीटर, स्टीम जिसमें भी उबालते हो, तो क्या होता है, पानी एकदम एक्टिवेट हो जाता है, रैंडमनेस शो करने लगता है। अब इससे क्या होता है ना, जो इसके पास O2 है, N2 है, डिसॉल्व गैसेस है, वो बाहर आना चाहता है, वो चाहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँ, पानी के अंदर नहीं रहूँ, मैं बाहर आना चाहता हूँ, एस्केप रूट देखना चाहता है। इसी को कहते हैं एस्केप। एस्केप से मुझे याद है, एस्केप वेलोसिटी का मुझे वैल्यू बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो क्या हुआ, जब पानी को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, जो डिसॉल्व गैसेस होता है एस्केप करता है वाटर से। समझ में आया? एंट्रोपी के कारण से, एंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो अंदर के जो मिनरल्स है, जो जो भी चीज़ मिनरल्स है, वो चाहता है कि मैं बाहर निकलूँ, इस पानी से बाहर निकलूँ, और यही कारण से वो लोग बाहर निकलते हैं। समझ में आ गया? पानी में घुली हुई गैसें बाहर निकलनी चाहती है। और ये वाला हमारा जो एलिमिनेशन वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था, जो लंबा स्टेटमेंट होता है जनरली दे आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, व्हाई डू वी फील अ बर्निंग सेंसेशन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट? अभी तो देखो मसल मेमोरी में आ गया होगा, बट जब बचपन में थे, तो बचपन में जब थे, हमारा दिमाग सेरिब्रम उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो वेन एवर यू टच, आपके दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर नहीं हुआ है ना, तो आप टच कर देते, आपको धीरे धीरे पता चला कि हाँ अब मुझे ये टच नहीं करना है, ये रेड फ्लैग है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। तो ठीक है, अब देखो प्रोसेस होता क्या है, जब भी आप कोई बर्निंग, कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच करते हो, तो होता क्या है, ऑप्शन देखो, द हॉट ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम आवर हैंड। हॉट ऑब्जेक्ट जो है हाथ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। भाई यार इन लोग पेपर ऑप्शन होली के दिन बनाते थे क्या? द हॉट ऑब्जेक्ट कूल्स आवर हैंड, ये क्या फेनोमेना है, हॉट ऑब्जेक्ट कभी हमारा हाथ को कूल क्यों करेगा? हॉट ऑब्जेक्ट कंटेन स्पेशल केमिकल, अच्छा, हीट एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू अ हैंड। देखो यहाँ पे आपने हीट हीट भी रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, थर्मल कंडक्शन आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट थर्मल कंडक्शन है क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। अब मान लो टेम्परेचर T1 इज ज़्यादा, टेम्परेचर T1 का ज़्यादा है टेम्परेचर T2 कंपैरिजन में, तो ये क्या होगा, हीट कहाँ से फ्लो करेगा, ए से बी फ्लो करेगा, है ना।
थर्मल कंडक्शन यही कहता है ना, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो समझ में आ गया, यहाँ से जाके यहाँ पे जाएगा, T2 में जाएगा, तो कंडक्शन प्रोसेस होता है। तो यही कह रहा है, हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू अ हैंड। अब जो गर्म है वहां से जाके हमारे हाथ में जा रहा है। अब यहाँ पे कहाँ जाएगा, सेंसरी नर्व्स के थ्रू, सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन्स को इत्तला करेगा कि यार ब्रो यहाँ से हटो, ये बहुत गर्म है। और कहाँ पे मिलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे सवाल आया था PYQ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनपुट और आउटपुट कहाँ मिलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारा PYQ है। अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो आपका कभी सवाल गलत नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, इनपुट एंड आउटपुट जहाँ पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्व से आया, ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन वापस से वो भेजता है, न्यूरॉन भेजता है, मोटर न्यूरॉन से भेजता है। सारा पिक्चर क्लियर हो रहा है, ये एनसीईआरटी में सारा चीज गिवन है। आंसर विल बी व्हाट, हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड, गर्म चीज से ऊर्जा हमारे हाथों में स्थानांतरित रहती है, सॉरी। क्लियर हो गया सारा चीजें। आए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। Why does the sky appear red during sunset? ये वाला मैंने आपको वो वाले वीडियो में करवा रखा है, लाइट वाले में करवा रखा है, बट ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, रेड लाइट वेव स्कैटर द मोस्ट, ये तो नहीं है ना। वायलेट विबग्योर में हमने देखा था सबसे अधिक ब्लू और वायलेट ये ज्यादा स्कैटर करता है। रेड कलर इज मोर अट्रैक्टिव टू द आईज, भाई साहब। द सन बिकम्स हॉटर इन द इवनिंग, क्या फेनोमेना है, मतलब बता रहा हूँ ना, ऑप्शन ही एलिमिनेट करके आपका सारा सवाल बनने वाला है। ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर। देखो प्रोसेस क्या होता है ना, प्रोसेस समझ लो। इसमें जो प्रोसेस यूज होता है वो होता है रेलेक्स स्कैटरिंग, रेलेक्स स्कैटरिंग, रेलेक्स स्कैटरिंग। और हिंदी मीडियम वाले भी देखो यार, ये चीज बता रहा हूँ, ये तो मतलब आप अपने वर्ड्स में भी समझ सकते हो ना। मैं एक्सप्लेन, मेरी जो अल्फाज है, मेरी जो बोलने का जो है वो तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, तो आप इससे समझ ले, ठीक है। रेलेक्स स्कैटरिंग में क्या होता है ना, देखो सनसेट में फेनोमेना क्या होता है ना, सनसेट में होता क्या है फेनोमेना, सन जो होता है होराइजन के नीचे चले जाता है, सन होराइजन के नीचे चले जाता है, नीचे चले जाता है, नीचे चले जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, सन जब होराइजन से नीचे चले जाता है तो लाइट को ना लॉन्गर रूट लेना पड़ता है, लाइट को लेना पड़ता है लॉन्गर रूट, लाइट को लेना पड़ता है लॉन्गर रूट, जिसके कारण से क्या होता है ना, जो हमारा वायलेट या ब्लू लाइट है वो आउट ऑफ साइट चले जाता है। किसके चले जाता है, आउट ऑफ साइट, मतलब ये नहीं दिखता है हम लोग को। और जो रेड लाइट होता है वो डोमिनेट करना पड़ता है, वो आई पीस के पास पहुंच जाता है, मतलब इजीली वो पहुंच जाता है, हमारे आंखों के पास पहुंच जाता है। रेड लाइट जो होता है रीच करता है हमारा आई, दैट इज द रीजन वाई हमें सनसेट में लाल कलर दिखता है। वो बहुत अच्छा होता है ना, बहुत लोग होते हैं सनसेट ग्लेज करने जाते हैं, गेज करने जाते हैं, देखने जाते हैं। सो दिस इज द रीजन, क्यों होता है, क्योंकि जो सन है होराइजन के नीचे चले जाता है, जिसके कारण को लाइट को बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है, जिसके कारण से जो वायलेट कलर है ना आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ फोकस हो जाता है, और हमारा रेड लाइट इजीली पहुंच जाता है हमारे आंखों तक। बट ये ऑप्शन तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर लेते हैं ना, ऑप्शन एलिमिनेट करके डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। सवाल क्या आंसर होगा, ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड, ये तो पता ही ना, ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ये वाला आंसर है। और नीला रंग वातावरण में बिखर जाता है, वातावरण में बिखर जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट पूरा। देखो साइंस का सवाल गलत नहीं होगा, आगे चल के पॉलिटी और हिस्ट्री वाले में, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो हो सकता है पॉलिटी और हिस्ट्री में आपका नॉलेज मुझसे ज्यादा होगा, वेरी विच इज वेरी ट्रू। पॉलिटी और हिस्ट्री में आपका नॉलेज मुझसे ज्यादा होगा, तो हो सकता है मेरा कुछ कुछ बोलने में, क्योंकि सामने स्क्रीन रहता है ना। और एक और चीज़ है, पिछले 15 दिन से मतलब हर दिन 2 या 3 वीडियो शूट करता हूँ, सो आँख पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है वो सारी चीज़ों से। सो कुछ दिनों के बाद मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा, क्योंकि 80-90 वीडियो मैंने शूट किया है इन 15-20 दिनों में, सो थोड़ा आँख भी बहुत पेन करने लग गया है। सो आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ सम डेज, बट ठीक है, बाकी लोग भी है तो वो लोग वीडियोस डालते रहेंगे। और हाँ, ये भी चीज़ मैं बता रहा था कि अगर पॉलिटी हिस्ट्री में कुछ सवाल कहीं पे मैं फैक्ट्स या फिर ऐसा कुछ हुआ तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन पे, मैं उसको पिन कर दूंगा। हो सकता है ना, मैं अभी वही चीज़ हूँ। साइंस में तो आई एश्योर यू, साइंस में गलत नहीं हो, कॉन्सेप्ट मेरा गलत नहीं होता है, मेन वही रटने वाला चीज़ में थोड़ा सा है, मेरा हाथ तंग है। चले नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। हिंदी पहले देख लो, साबुन में हाथ धोने से गंदगी आसानी से क्यों हट जाती है। Why does dirt come off easily when washing hands with soap? चलो इसका कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। पहले तो समझो सोप का दो प्रॉपर्टी होता है, ये सोप हो गया, इसके पास दो प्रॉपर्टी होता है। एक होता है हाइड्रोफोबिक, ये आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। एक हाइड्रोफोबिक है एंड अदर इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, फोबिया और फिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफिलिक, फिला मतलब होता है लव, फिलोसफी आप समझते हो ना, फिलोसफी लव हो गया। और फोबिया मतलब किसी चीज का फोबिया, जैसे किसी को डॉग्स का फोबिया है। और फिलिया मतलब उसको प्यार है किसी चीज से, ठीक है। सोप का दो प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया। अब जैसे फिलिक में क्या होता है ना, दिस इज अट्रैक्टेड टू वाटर, वाटर की तरफ ये अट्रैक्टेड है। और फोबिया में ये वाटर के खिलाफ है, ये अट्रैक्ट होता है ऑयल पार्टिकल से, ऑयल पार्टिकल से ये अट्रैक्टेड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है ना, जैसे सवाल क्या पूछा, व्हाट इज डर्ट व्हेन वॉशिंग विद सोप, हाँ। अब जैसे आप
वॉश कर रहे हो हैंड, किसके साथ कर रहे हो? सोप के साथ कर रहे हो। अब जैसे आपने वॉश किया हैंड सोप के साथ, तो जो हाइड्रोफोबिया है ना, वो क्या करेगा ना, डस्ट के साथ चिपक जाता है। डस्ट के साथ चिपक के एक चीज बनाता है जिसको कहते हैं मिशेल फॉर्मेशन। मिशेल मिशेल या माइक, मिशेल ही बोलते हैं इसको, मिशेल कहते हैं। अब इस फेनोमेना से क्या होता है ना, जो हमारा जो डर्ट है वो बाहर निकल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एक सवाल डायरेक्टली पूछेगा आपको कि सोप क्या बनाता है? मिशेल। और मिशेल कौन बनाता है? हाइड्रोफोबिया, क्योंकि उसको उससे क्या कहते हैं, पानी से उसको नफरत है, उसको डस्ट डस्ट पसंद है, उसको ऑयल पसंद है, इसीलिए दोनों मिलाता है। टेल होता है बेसिकली, सोप का दो टेल होता है ना, पहला टेल हाइड्रोफोबिक हो गया, दूसरा हाइड्रोफिलिक हो गया, और ये डस्ट को रिमूव करता है थ्रू प्रोसेस ऑफ मिसल। क्लियर हो गया? एक और होता है सोप का प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है ना, सोप को अगर आप यूज करोगे तो सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देता है। सरफेस टेंशन रिड्यूस करने के कारण क्या होता है ना, जो ये है, क्या कहते हैं, पानी है, वाटर है हमारा, पेनिट्रेट कर जाता है इजीली, अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा, और जो हमारा ऑयल है, जो भी गंदगी है, जो भी कीटाणु है, सारा चीज को हटा देता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है सोप का, क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है। सरफेस टेंशन से बहुत सवाल आया है, सरफेस टेंशन गलत मत करना। इससे देखो क्या क्या सीख मिला है। सोप का दो एंड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। एंड हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पानी से नफरत करता है, बट इट इज लवेबल टुवर्ड्स ऑयल। एंड हाइड्रोफिलिक में क्या है, पानी के पास जाता है ये। तो जब आपको कीटाणु मारना है, आपको जर्म्स मारना है, आपको ऑयल मारना है, तो आप क्या करोगे, जो सोप का जो हाइड्रोफोबिया वाला पार्ट है वो अट्रैक्ट करता है डस्ट के साथ, ऑयल के साथ, और क्या बनाता है, मिशेल बनाता है। ठीक है, और इससे हमारा जो कीटाणु है वो मर जाता है। तो बंटी का साबुन अब फास्ट हो जाता है। ऑप्शन क्या बोलोगे? सोप डिसॉल्व्स द डर्ट, कैसे कर सकता है? सोप मेक्स द हैंड सॉफ्टर। वाओ, पूकी सा स्टेटमेंट है, सोप हीट्स द वाटर। भाई समझ में आ गया? ये आंसर एकदम सिंपल सिंपल सवाल है, ये सब सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और देखो सेम सवाल ही रिपीट होता है हर बार, सेम ही सवाल साइंस का रिपीट होगा। अब थोड़ा सा सवाल इसमें देखो, ज्योग्राफी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज? कौन सा, अच्छा हिंदी में नहीं है, ठीक है मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। कौन सा रिवर है जो ग्रेटर हिमालय के ऊपर से नॉर्थ में उनका ओरिजिनेट होता है, जहाँ से वो उत्पत्ति होता है उसका? तो मैंने आपको भारत की खोज वाला वीडियो मैंने पढ़ा दिया है, उसमें पूरा मैंने पासेस बताया, ट्रांस हिमालय क्या है, ग्रेट हिमालय क्या है, लोअर हिमालयस क्या है, वो सारा मैंने उस वीडियो में कवर करा दिया, तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। अब देखो, नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय। क्या हो गया, सॉरी, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर होता है, फिर नीचे क्या आता है, ग्रेट हिमालय आता है, हिमाद्री भी कहते हैं। तो कह रहा है कि ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में क्या है, तो इट इज ट्रांस हिमालय। अब ऑप्शन देखो, झेलम का ओरिजिन कहाँ से होता है? झेलम का ओरिजिन होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेरिनाग से होता है। वेरिनाग कहाँ पे? कश्मीर वैली में है। ठीक है, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली। मेरे साथ साथ करते चलो और अपना स्कोर भी बताना, कितना आपका स्कोर आया। चेनाब, चेनाब कहाँ से निकलता है? बड़ा लाचला पास, बड़ा लाचला पास से निकलता है, विच इज इन एचपी, हिमाचल प्रदेश। सतलज कहाँ से निकलता है? सतलज निकलता है मानसरोवर से, निकलता है ना, मानसरोवर राक्षस स्थल, मानसरोवर तिब्बत से निकलता है, सिंपल देख लो, मानसरोवर राक्षस स्थल। एंड रावी कहाँ से निकलता है? रोहतांग पास से निकलता है, रोहतांग पास से निकलता है। सतलज मुझे बताओ इंडिया में कहाँ से आता है? शिपकिला पास से आता है ना, इंडिया में गुजरता है, मतलब इंडिया में कैसे आता है? शिपकिला पास के थ्रू आता है। रावी, रोहतांग पास आपको याद आना चाहिए। अब हमें बताएं, कौन सा ऐसा नदी है जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है? वेरी गुड, सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ? तिब्बत, मानसरोवर वाला एरिया में निकलता है। सो आंसर विल बी व्हाट? सतलज। इसके साथ साथ हम लोग ने क्या कवर कर लिया, पूरा सारा इनका सोर्स ट्रेसिंग कर लिया, कहाँ से ये ओरिजिन होता है। और वन मोर थिंग, मैं इंडियन ज्योग्राफी का मैपिंग वाला आपको करवा दूंगा। इंडियन रिवर सिस्टम, इंडियन, ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड पासेस, बट स्टिल एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक वन शॉट वीडियो लाऊंगा जिसमें इंडिया का सारा फिजियोग्राफी, इंडिया का सारा ड्रेनेज पैटर्न, इंडिया का सॉइल्स, इंडिया का व्हाट टू से फॉरेस्ट, ये सारा चीज मैं आपको इस वन शॉट में कवर करवा दूंगा। ठीक है, बट आई कैन नॉट गारंटी व्हेन, बट आई विल श्योरली एग्जाम से पहले मैं बिल्कुल करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एल नीनो इज रिलेटेड टू व्हाट? अब ये तो पुकी सवाल है, किससे होता है? एसिड रेन से तो नहीं होता है, एसिड रेन से आपको SO2 NO2 याद आना चाहिए। साइक्लोन से होता है। एल नीनो का प्रोसेस तो पता ही होना चाहिए ना। एल नीनो आपने अगर क्या कहते हैं बीपीएससी मेंस दिया होगा, या फिर ऐसे भी अगर आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए एल नीनो का प्रोसेस क्या होता है। एल नीनो के प्रोसेस में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ट्रेड विंड जो होता है, ट्रेड विंड कैसे ब्लो करता है? ईस्ट टू वेस्ट ब्लो करता है, ईस्ट टू वेस्ट ब्लो करता है हमारा ट्रेड विंड्स। ठीक है, और इससे क्या होता है, पानी वेस्टर्न की तरफ जाता है, वार्म वाटर वेस्टर्न की तरफ जाता है, मतलब एशिया और ऑस्ट्रेलिया हमारा गर्म होने लगता है। बट कंडीशन जब रिवर्स होता है, जब एल नीनो आता है, कौन से एरिया में आता है? पेरू वाले एरिया में आता है। एल नीनो वाले कंडीशन में क्या होता है, ट्रेड विंड्स जो होता है हमारा वो वीक पड़ जाता है, ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाता है, वीक हो जाता है।
जिसके कारण से जो पेरू वाला, ये जो साउथ अमेरिका ऐसे बस बना दियो, पेरू वाला एरिया है, यहाँ पे वार्म करंट आ जाता है, वार्म चीज़ आ जाता है यहाँ पे। जाना चाहिए था इसको आगे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाली तरफ जाना चाहिए था, बट ये घूम फिर के वापस आ जाता है, जिसके कारण से सारा चीज़ सिस्टम हिल जाता है और एल नीनो यहाँ पे आ जाता है। तो इससे बहुत नुकसान भी होता है, इंडिया ड्रॉट कंडीशन इसी से फेस करता है, एल नीनो से फेस करता है। सो ये सब सारा चीज़ें इससे होता है। तो आंसर क्या है हमारा? साइक्लोन। ठीक है, एल नीनो ला नीना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल पर आओ। द बुंदेलखंड पठार कवर्स पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बुंदेलखंड पठार कहाँ पे होता है? एमपी में आपका और यूपी में है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी है। बुंदेलखंड में क्या होता है? पल्सेस ग्रो होता है। अभी क्या कहते हैं, योगी जी ने बहुत चीज़ें किया है बुंदेलखंड को वापस से क्या करने के लिए, वर्ड मैं भूल रहा हूँ, मतलब उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, कि बुंदेलखंड में वो है ना, उपजाऊ मिट्टी बहुत कम है, तो पल्सेस ही ज़्यादातर है, बट अब उसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्ट कर दिया गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना दिया गया है, और बुंदेलखंड का जो डायलेक्ट है दैट इज़ वेरी रिच, है ना? ये सारा चीज़ आपको आशुतोष राणा का वो याद आना चाहिए, वो भी बुंदेलखंडी है। तो आंसर सिंपल ही है, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? वर्गीस कुरियन। अगर विदेशी में पूछेंगे तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलो, और इंडियन थे तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जी को पद्म विभूषण कब मिला है, आप मुझे बता देना। ये भारत रत्न भी मिला है, बता देना कमेंट सेक्शन में क्या उनको मिला है, भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आए। द रेवोल्यूशन दैट प्रॉपरली करेस्पॉन्ड्स टू फर्टिलाइजर्स इज व्हाट? फर्टिलाइजर के लिए क्या है? ग्रे रेवोल्यूशन है ना? ग्रे रेवोल्यूशन इज फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर से एक सवाल आया था ना कल, एनपीके फर्टिलाइजर क्या था? गोल्डन रेवोल्यूशन आपको याद आना चाहिए। सिल्वर रेवोल्यूशन अंडा से रिलेटेड है। एग में मुझे बताओ, इंडियन स्टेट्स में कौन सा राज्य है जो फर्स्ट नंबर पे है अंडे के मामले में? आप एग का बताओ, आप मुझे फिश का बताओ, आप मुझे मीट का बताओ। ये तीन चीज आप मुझे बताओ। अगर इतना बता ही हो तो मुझे राइस और व्हीट का भी बता देना। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल पर आए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पे फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व। फॉरेन करेंसी एसेट तो बिल्कुल होता है, गोल्डन रिजर्व भी होता है। फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय इंडियन इंडिविजुअल्स और बिजनेस। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर कोई फॉरेन एसेट हेल्ड बाय इंडियन इंडिविजुअल बिजनेस, अगर कोई बिजनेसमैन फॉरेन एसेट रखा हुआ है तो वो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्यों आएगा? वो तो उसका पर्सनल चीज हो गया ना। तो थर्ड को आप काट सकते हो, थर्ड को काटोगे, थर्ड को काटोगे। 1-2 एंड 1-2 4, 1-2 सही है, 4 में देखना है। रिजर्व पोजीशन विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सवाल कह रहा है जो द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। रिजर्व पोजीशन विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, रिजर्व पोजीशन विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा ठीक है, इसमें क्या होता है ना, आपको इमीडिएटली नहीं मिल पाएगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे अभी के अभी मुझे आप पैसा दो, तो नहीं दे पाएंगे, बट स्टिल ये पार्ट है इंडिया का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट है। मतलब आज नहीं तो कल ये जो क्या कहते हैं आईएमएफ है, वो पैसा इंडिया को चुका ही देगा, दे देगा। तो इट इज रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ, सो आई थिंक इट इज 1-2 एंड 4। आप अपना राय मुझे बताना। जैसे मेरे हिसाब से तो आंसर 1-4 है। इसका आंसर की मुझे मिला नहीं है, बट मेरे हिसाब से 1-4 होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ में ये कह रहा है रिजर्व पोजीशन होता है उसके पास दो, तुरंत के तुरंत हाथों हाथ वो नहीं दे सकता है, कुछ दिन के बाद देता है, बट इट इज द पार्ट ऑफ इंडियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आप अपना राय मुझे बताना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ऑन 16 अक्टूबर 1905 हु प्रेसाइडेड ओवर द सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड इन कैलकाटा फॉर द फाउंडेशन लेइंग ऑफ फेडरेशन हॉल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? 16 अक्टूबर 1905 में कौन प्रेसाइड किया था कैलकाटा में? अब आपको 1905 आपको याद आना चाहिए, कर्जन। कल मैम ने आपको वीडियो कराया था, उसमें सारा चीज़ है ना? हिस्ट्री मेरा थोड़ा सा तंग है, बट स्टिल इसको करते हैं ना। 16 अक्टूबर 1905 क्या है? देखो ये आपको स्पेक्ट्रा में तो नहीं मिलेगा, ना ही आपको लूसेंट में मिलेगा। सवाल कह रहा है कि कौन प्रिसाइड किया था कैलकाटा फेडरेशन हॉल में? सूर्यनाथ बैनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल घोष। रविंद्रनाथ टैगोर तो कभी ऐसे प्रिसाइड ये चीज तो नहीं किए थे, ठीक है, उन्होंने पार्ट लिया था। सूर्यनाथ बैनर्जी भी पार्ट लिया था। ऑन 16 अक्टूबर 1905 प्रेसाइड ऑफ द सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड कैलकाटा। मेरे ख्याल से आनंद मोहन बोस शुड बी द आंसर। ठीक है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, आप रिसर्च करना, मुझे भी रिसर्च करना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, ये मुझे पता नहीं है, लूसेंट या स्पेक्ट्रम में तो मैंने ये चीज़ पढ़ा नहीं है। स्पेक्ट्रम में शायद हो सकता है, बट मैं मुझे मेरे ज़हन में आया नहीं है ये सवाल। ठीक है, इसमें एक बार देख लेना। आनंद मोहन बोस, मेरे हिसाब से आनंद मोहन बोस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये तो पुकी सवाल, ये आप कर लोगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट। चलो साथ में करते हैं। सेकंड राउंड टेबल, असासिनेशन ऑफ माइकल ओडायर, असासिनेशन ऑफ माइकल ओडायर। और ये तो असासिनेशन ऑफ माइकल ओडायर कब हुआ था? 1940 में हुआ था। ठीक है, मूवी भी तो बना था इस पे। हैंगिंग ऑफ सरदार भगत सिंह, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको डेट पूरा याद होना चाहिए। 23 मार्च 1931। उसके बाद ही कराची सेशन हुआ था ना, जहाँ पे महात्मा गांधी जा रहे थे, उनको काला झंडा दिखाया गया था। कराची सेशन से मुझे क्या याद आना चाहिए? फंडामेंटल राइट, और वो रेजोल्यूशन पास हुआ था।
ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्ष में हुआ था वो चीज़। सरदार सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट हरिपुर सेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। 1938 में हुआ था। ठीक है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 में हुआ था, लेकिन हुआ था वो सितंबर के आसपास हुआ था, सितंबर 1931 के पास। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे ना। तो आंसर क्या होगा? सबसे आखिरी में तो 1 होना चाहिए, तो ये काट दो, ये काट दो। और हरिपुर 3 आना चाहिए, तो 2431 2431 हैंगिंग ऑफ भगत सिंह। उसके बाद हाँ ठीक है, पहले मार्च में हुआ और सितंबर अक्टूबर के टाइम पे ये वाला सेशन हुआ था। ठीक है, ये देख रहे हो कितना क्लोज पूछ रहे हो। मैं यही तो बता रहा हूँ PYQ। अगर इजी बनाना होगा तो सिंपल सवाल पूछेंगे कि हैंगिंग ऑफ सरदार भगत सिंह का डेट पूछेंगे, बट इफ दे वांट टू मेक इट पेपर वेरी टफ, नॉट टफ, बट दे वांट टू ऐड अ लेयर ऑन इट, ताकि जो वन लाइनर वाले एग्जामिनेशन वाले देने वाले होते हैं वो लोग हट जाए। सो ही और शी कैन डू दिस थिंग। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सेम चीज़ जो आप पढ़ रहे हो, लूसेंट में पढ़ रहे हो, जो चीज़ आप एनसीईआरटी में पढ़ो, दैट थिंग वोंट चेंज। समझ में आ रहा है? ऐसे पढ़ाई करो। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखो ये सवाल भी PYQ आ चुका था, मैंने डिस्कस कराया ये चीज़। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त आपको विवेकानंद जी से याद आना चाहिए। विवेकानंद जी के कल वो जुलाई वाला करंट अफेयर्स में मैंने कराया था, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए क्या लाया गया? मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज इंडिया में होने वाला है। ठीक है, और आपको 1893 याद आना चाहिए, 1897 आपको विवेकानंद जी से आपको याद आना चाहिए। मूलशंकर मूलशंकर आपको याद आना चाहिए। सूर्यसेन से आपको क्या याद आना चाहिए? मास्टर धा याद आना चाहिए। समझ में आया? मुंशीराम तो मुझे याद नहीं था, तो मुंशीराम एक ही ऑप्शन बचा, स्वामी श्रद्धानंद। आपको भी शायद पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो वेरी गुड, बट मुंशीराम मुझे पता नहीं था, तो स्वामी श्रद्धानंद यहाँ से पता चल गया। ठीक है, इसको मिला लेना। नेक्स्ट सवाल पर आओ। ड्यूरिंग द इंडियन सत्याग्रह ऑफ 1940 हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही इन बिहार? इंडिया में कौन थे पहले? इंडिया में पहले थे विनोबा भावे। विनोबा विनोबा भावे हजारीबाग। ठीक है, उसके बाद थे JL नेहरू। फिर उसके बाद ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त से एक सवाल आया था ना BPSC में, ब्रह्मदत्त। ठीक है, और झारखंड ने। बिहार में कौन थे? SKS। एक्सक्यूज मी। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह हो गया, है ना। तो फर्स्ट सत्याग्रही बिहार कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और इंडिया में देखा जाए तो पहले कौन थे? विनोबा भावे, दूजे नेहरू साहब, और तीसरे ब्रह्मदत्त। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इवेंट ड्यूरिंग द नेशनल। अच्छा, इस सवाल से बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्ट, यहाँ से आते हैं। राजकुमार शुक्ला ने कब इनवाइट किया था? 1916 लखनऊ सेशन, अंबिका चरण मजूमदार, यहीं पे इनका भेंट हुआ था। इनॉग्रेशन ऑफ बिहार विद्यापीठ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। ठीक है। 37 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर में होता है 1922। ये तो ऐतिहासिक सेशन था ना, ये पे स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है। अराइवल ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इन पटना। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है मुझे। अराइवल ऑफ पटना, प्रिंस ऑफ वेल्स इन पटना। ठीक है, और ये वाला इनॉग्रेशन बिहार या फरवरी में हुआ था यार, ये तो मेंस में भी लिखे भी थे। 6 फरवरी 1921 में हुआ था। ये 6 फरवरी 1921 20 में हुआ था, 1921 में। ठीक है, हाँ ठीक है, ये 6 फरवरी 1921 में हुआ था। अराइवल ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इन पटना, ये फिर 1921 में हुआ था। इसके बाद ही हुआ था, फरवरी के बाद ही हुआ था। ठीक है, तो सबसे आखिरी में कौन सा होगा हमारा? सबसे आखिरी में सेकंड होगा। ये काट दो, ये काट दो। और थर्ड वाला क्या है? पहले फिर यही होगा। नहीं नहीं सॉरी, पहले तो 1916 होगा ना। दिस वन 4312, पहले 4 हुआ, 1916 वाला आपका सही हुआ, फिर आपका 3 हुआ फरवरी में, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये वाला हुआ, लास्ट में हमारा 1922 में हुआ। ठीक है, तो एक ऑप्शन से भी करोगे तो बन जाता है ये सब सवाल। सवाल वही कह रहा हूँ यार, ये सब आसान सवाल होता है, ये सब सवाल गलत मत करना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वगैरह। व्हाट इज आई स्पॉट रिसेंटली इन न्यूज? इस टाइप का सवाल पूछता है, यूपीएससी पूछता है, बट अब धीरे धीरे बीपीएससी ने भी ये चीज टेक ओवर कर लिया है। तो आई स्पॉट क्या होता है ना, वेब बेस्ड पोर्टल होता है। वेब बेस्ड पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल ग्लिचेस फॉर सेबी। सेबी में जो भी टेक्निकल खामियां हो रहा है ना, तो वो चीज रिपोर्ट करता है। ठीक है, आई स्पॉट ये करता है। ठीक है, जो भी टेक्निकल मैल फंक्शन हो रहा है उनके वेबसाइट पे, या फिर जब आप ट्रेडिंग करते हो, तो उस टाइप को रिपोर्ट करने के लिए काम कौन करता है? आई स्पॉट करता है। नेक्स्ट सवाल पर आओ। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025? तो ये पीआईबी में भी कवर्ड है। ये देखो, ये पीआईबी में इनकॉइस को मिला है। ठीक है, मैंने जो जुलाई वाला करवाया था, तो मोस्टली जो चीजें था वो पीआईबी से लिया गया था, तो यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट। जुलाई वाला अच्छे से आप करंट अफेयर्स कर लेना। इनकॉइस है ना। ठीक है, इसका आंसर इनकॉइस। वेयर इज दिस इनकॉइस? इनकॉइस, वेरी गुड। 15 सवाल। विच कंट्री हैज रिसेंटली अबॉलिश डेथ पेनल्टी फॉर ऑल क्राइम? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे से मुझे क्या याद आना चाहिए? विक्टोरिया फॉल्स याद आना चाहिए। विक्टोरिया फॉल्स में क्या हुआ था? COP15 हुआ था, है ना। विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे और जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है वो फॉल्स। ठीक है,
ज़ाम्बेज़ी रिवर भी बहता है उन दोनों के बीच से। चलो पॉलिटी पे आओ। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय हुम? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और किससे होता है? तो मेरे को कुछ-कुछ तो अब आर्टिकल पहले मुझे करवाओ, एक्टिव रिकॉल करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट होना चाहिए। वेरी गुड। 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, वो किसके हाथों में होगा? वो प्रेसिडेंट के हाथों में होगा, ये मुझे याद है। आर्टिकल 54 क्या कहता है? इलेक्टोरल कॉलेज होगा, इलेक्टोरल कॉलेज होगा। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन-कौन हो सकता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एलएस राज्यसभा, इलेक्टेड एमएलएज होंगे, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी ठीक है। ये सारा चीज होता है इलेक्टोरल कॉलेज। 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया। 55 कहता है क्या? 55 कहता है इलेक्शन। और जो ये इलेक्शन का प्रोसेस है वो हम लोग कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है वो अपन कहाँ से बोरो किए? आयरलैंड से लिए। इलेक्शन क्या होता है? प्रोपोर्शनल मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये लिखने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। समझ रहे हैं? प्रोपोर्शनल मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये होता है। तो सवाल था क्या वैसे? सारा एक्टिव रिकॉल हो गया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर। ये क्यों होगा? एंड इलेक्टेड डायरेक्टली तो नहीं होता है। एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। और 54 आर्टिकल है इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, यही वाला है। इलेक्टेड मेंबर्स नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट भी होते हैं, एमएलए भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी का शायद वन शॉट आया है ना, या फिर शायद ने तो कराया है, किसी ने तो 2-3 बार वीडियो में करवाया है। एक बार देख लेना वो चीज़। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिलेक्टेड बाई वीपी। से भी कुछ कुछ आर्टिकल याद आ रहा है आपको? वीपी से क्या क्या याद आ रहा है आर्टिकल? 63 कहता है कि वीपी होगा। 64 कहता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, किसके? वो राज्यसभा के चेयरमैन होगा। 64 में कहता है वो। 66 में इलेक्शन के बारे में, प्रोसेस के बारे में बात कहता है। और 67 रेजिग्नेशन का, जो अभी उन्होंने रेसिग्नेट किया था, रिजाइन किया था, तो वो कौन से आर्टिकल से किया था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय होम? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, नॉमिनेटेड इलेक्टोरल। दोनों होते हैं ना इलेक्टोरल कॉलेज। तभी बता रहा हूँ, सिंपल ही सवाल पूछ रहे यार। जो बड़ा ऑप्शन है वो भी देखोगे तो बन ही जाएगा। पार्ट 4A कंसिस्टिंग ऑफ आर्टिकल 51A। 51A एफडी। एफडी से मुझे क्या क्या याद आ रहा है? तोते की तरह बताओ सारी चीजें। कहाँ लिखूं मैं? एफडी। एफडी से हमें क्या याद आ रहा है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद आ रहा है, 1976। स्वरण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन से बना था। कहाँ से अपन ने बोरो किया है? सोवियत यूनियन, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, ठीक है। पहले जब था कितना था? स्टार्टिंग में जब आया था 10 एफडी था, और 11वीं का बैड हुआ था। 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज था ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में किया था ना, ठीक है। ये सारा फैक्ट्स मेरे को याद आना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना 51A सब क्लॉज एफ, 51A सब क्लॉज जी, ये क्या चीज को डिनोट करता है? एफडी भी हमारा रिवाइज हो गया। यही तो है यार एक्टिव रिकॉलिंग से, आप सारा चीज आपका एक एक चीज में रिवाइज हो जाता है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। विच फैक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा पार्ट नहीं है प्रियम्बल टू? सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर तो है। सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये भी तो है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ये भी तो है। यूनिटी एंड फेडरल कुछ नहीं है। पुकी सवाल। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ इंडिया इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अपूर्व सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये मेंस में अगर आपने यूज किया होगा तो ये बहुत अच्छा आपको नंबर दे जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आए। द हाउस ऑफ द पीपल हैज पावर बट नॉट द काउंसिल ऑफ स्टेट। हिंदी में भी है क्या? आगे एक और सवाल है। चलो। द हाउस ऑफ पीपल हैज पावर बट नॉट काउंसिल ऑफ स्टेट। हाउस ऑफ पीपल हैज पावर मतलब लोकसभा के पास पावर और राज्यसभा के पास पावर नहीं है, मनी बिल ही होगा। प्रोमोलगेशन, अच्छा ये तो 123 है ना, ये तो प्रेसिडेंट का पावर, ये तो नहीं होगा। नॉमिनेट मिनिस्टर तो राज्यसभा, ये तो नहीं है ना। इलेक्टेड ओन स्पीकर, हाँ यही रहा ना। रिमूवल ऑफ जजेस तो दोनों के पास पावर है। इलेक्टेड स्पीकर होता है, ये केवल एलएससी कर सकते हैं ना, आरएस नहीं कर सकते हैं। स्पीकर कौन से आर्टिकल में आता है वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। द सुप्रीम कोर्ट हैज एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर सुप्रीम कोर्ट का, एब्सोल्यूट पावर आर्टिकल 142 है ना, कंप्लीट डिक्री दे सकता है। टू एडवाइज अ प्रेसिडेंट, एडवाइज अ प्रेसिडेंट करने के लिए उसका एब्सोल्यूट पावर तो नहीं है ना, वो तो नाराज फूफा की तरह है। एडवाइस देगा तो ले सकता है, नहीं लेना चाहे तो नहीं लेगा। आर्टिकल 143 में कहता है ना, एब्सोल्यूट नहीं है। टू रिमूव द एडवोकेट जनरल, एब्सोल्यूट पावर कहाँ से आ सकता है? टू रिमूव द हाई कोर्ट जजेस, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। टू एडवाइज द पार्लियामेंट ऑन लॉ मेकिंग, एडवाइस दे रहा है, एब्सोल्यूट पावर थोड़ी है। एडवाइस एब्सोल्यूट पावर के लिए आर्टिकल 142 ही है केवल, ठीक है। अ, चारों में फिर डिलीट हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली ये सवाल। अगर बस देखा जाए तो एडवाइस द प्रेसिडेंट ये हो सकता है, बट एब्सोल्यूट पावर थोड़ी है।
प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो सुन भी सकता है, उसका बात नहीं मान सकता है। एब्सोल्यूट पावर कुछ नहीं है ये। अगर चारों में से चारों गलत ऑप्शन में देखा जाए तो कम गलत यही है। बट अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो ये कोई आंसर सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर उसका बस आर्टिकल 142 है कि आप न्याय कर सकते हो, है ना? बट एडवाइस प्रेसिडेंट को करने के लिए उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। एज द प्रेसिडेंट के पास वो चॉइस है, वो उसको बात माने या ना माने। चलिए नेक्स्ट सवाल, हिंदी वाले देख ले यार, ये वाला सवाल बहुत हिंदी में देख ले, आप स्क्रीनशॉट ले ले। संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में। संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति में, इसमें क्या है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, तो हमने अभी देखा था कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 53 में था। ठीक है, सिंपल। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द सिंपल है 73rd अमेंडमेंट। इसमें से सारा आर्टिकल जो भी है ये सब देख लेना, ठीक है? आंसर तो यही है। आर्टिकल 21 है विच वाज मेड द राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 से 14 साल, अ फंडामेंटल राइट वाज एडेड इन द विच आर्टिकल, 86 अमेंडमेंट 2002। 12 मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये देखो ये वाला जुलाई वाला मैंने कराया था। 4 लोग का आप नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जिसको द्रौपदी मुर्मू जी ने नॉमिनेट किया था। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। ज्वाइंट सेशन 108। 111 बताना किस चीज के लिए है ये 111। ज्वाइंट सेशन ऑफ द हाउस इज प्रेसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। बन गया आंसर। स्पीकर ऑफ लोकसभा ये तो नहीं होगा, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इज प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी किसमें था? केशवानंद भारती केस में था ना। केशवानंद भारती केस में ही प्रोपाउंड किया था बेसिक स्ट्रक्चर, बीएसटी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बाकी तो आया था गोलकनाथ केस में भी था, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली मेंशन यहीं भी कर दिया था केशवानंद भारती केस में। ठीक है, और कुछ सवाल नहीं, इतने सवाल है तो अच्छा फ्रूटफुल था। सारा चीज़ हम लोगों ने डिसाइफर कर ही दिया। साइंस हमने कर लिया, पॉलिटी का अच्छे से सवाल भी आया था, हिस्ट्री का भी अच्छा सवाल था, 2-3 सवाल बहुत अच्छा सवाल था। उस पे आप रिसर्च करना, उसमें आप देखना क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, और साइंस का तो आप देख ही रखे हो कितना बहुत लोगों का प्रोग्रेस हुआ है। सब कमेंट सेक्शन में मुझे कहते हैं कि स्टार्टिंग में साइंस में दिक्कत होता था, बहुत लोग स्किप कर रहे थे, बट अब नाउ दे आर गेनिंग कॉन्फिडेंस। और यही चीज़ है, हमारा जो सीरीज चल रहा है इसके कारण जितने भी पीवाईक्यूज हैं हम लोग सारे कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली सारा सवाल इसी से रिपीट हो जाएगा। आई विल शो यू, जो लास्ट में हम लोग एग्जाम के बाद वो शो करेंगे, तो उसमें हम लोग सारा चीज़ दिखाएंगे आपको। सो बस मेहनत करते रहो, हर दिन का टास्क कंप्लीट करते रहो, वीडियोस देखते रहो। वन शॉट वाला बायोलॉजी मैं करना स्टार्ट करूंगा कुछ दिन में, कुछ देर में कुछ दिन में नहीं, कुछ देर में करूंगा, बट इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि अभी भी कर रहा हूँ, बहुत आग पेन हो रहा है मेरा। सो ये चीज़ आज मैं सोचा था नहीं रिकॉर्ड करूँ, बट फिर वही लगता था यार अंदर से अपने आप से चीट ना करूँ, क्योंकि मैंने जब बोल ही दिया तो फिर मैं कर देता हूँ। तो आप देखते हो, देख भी रहोगे, थोड़ा सा एनर्जी मेरा डाउन है, बट ठीक है, थोड़ा सा वो होगा तो फिर मैं बायोलॉजी करवा दूंगा आप लोगों को। और वो वन शॉट होगा, उसमें सारा चीज़ जितना भी इंपॉर्टेंट है सारा चीज़ हम लोग कवर कर लेंगे। टाइम इन 1 घंटा रहेगा। ठीक है, सो दैट इज़ फ्रॉम मी। अच्छे से रिवाइज करो इस पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।